हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारे नई वीडियो में यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब एंड कैसी चल रही है एग्जाम की प्रिपरेशन। तो आज हम लोग लास्ट टाइम ईयर क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट यूनिट है, बच्चों को मुश्किल लगती नहीं है, बहुत आसान से यूनिट है। तो ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 में कंप्लीट हो जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक जरूरी इन्फॉर्मेशन कि अगर आपने अब तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो भारत पंचाल सर्च कीजिए, जल्दी से फॉलो कर लीजिए। एंड हर एक चैप्टर, सिर्फ ये चैप्टर नहीं, हर एक चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट अपलोड हो चुका है, पूरा मतलब टॉपिक वाइज है। उसके बाद मैंने उनके 10 ईयर अपलोड किया एंड उसके बाद एनसीईआरटी अपलोड होने वाली है। तो हर एक चैप्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो हर एक चैप्टर आप वहां से देख सकते हो। एंड इसके भी तीनों पार्ट वहां पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के तीनों पार्ट ऑलरेडी वहां पे अपलोडेड हैं, आप चेक कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जिंक 2 पॉजिटिव सोल्स आर व्हाइट व्हाइल Cu2 पॉजिटिव सोल्स आर कलर्ड व्हाइट। ये क्वेश्चन आपका आया है 2015 के अंदर। मैं आपको डी एंड एफ के लिए बता दूं कि क्वेश्चन तीन तरह से आ सकते हैं। पहला तो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज, दूसरा एफ में क्या आएगा, लेंथेनॉइड प्रोटेक्शन आ सकता है, या फिर वो डिफरेंस आ सकता है 4f 5f का लेंथेनॉइड एक्टिनोइड्स का। एंड थर्ड क्वेश्चन जो बनता है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट से रिलेटेड बनेगा, उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बनेगा। तो जो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज हैं वो मोस्टली डिपेंड करती है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो आपके लिए सबसे जरूरी है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक है जिंक 2 पॉजिटिव, एक है Cu2 पॉजिटिव। एटॉमिक नंबर की बात मैं आपको बता दूं, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जिंक Ar 3d इसमें 10 होता है, इसमें 3d 9 होता है, इसमें 4f 0 होता है, इसमें 4f 0 होता है। तो अब देखिए क्या है, इसके डी में 10 है, इसका डी फुली फिल्ड है। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पूरा चैप्टर है, ये मतलब सारे जो क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर है, जो लैंग्वेज आपने एग्जाम, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आपको लिख के आना वो सब पीडीएफ की फॉर्म में आपको अनअकैडमी से मिल जाएगा, वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है कुछ। ठीक है, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा। तो इसकी बात कर रहे हैं 3d 10 है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी डी इसका फुली फिल्ड है। अब जब डी फुली फिल्ड होता है ना, अच्छा देखिए कलर के लिए सबसे जरूरी क्या है, कलर के लिए दो कंडीशन जरूरी है। सबसे जो जरूरी है वो है डी ट्रांजिशन, मतलब एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। और डी ट्रांजिशन के लिए क्या जरूरी है, डी ट्रांजिशन के लिए जरूरी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना। क्या जरूरी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना। तो अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डी ट्रांजिशन शो करेगा, और अगर वो डी ट्रांजिशन शो करेगा तो वो क्या होगा, कलर्ड होगा। बट अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो इसका डी फुली फिल्ड है, इसमें डी वैकेंट नहीं है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है, सारे पेयर्ड हैं। और सर सारे पेयर्ड हैं तो ये क्या होगा, कलरलेस होगा। अब इसमें डी में 9 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो वो अनपेयर्ड है, तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, डी ट्रांजिशन पॉसिबल है तो ये कलर्ड होगा। क्लियर होती है बात, नहीं होती है। जिंक कलर्ड क्यों है, सॉरी कलरलेस क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई जिंक 2 पॉजिटिव सोल्स आर व्हाइट या कह लीजिए कलरलेस। एंड कॉपर 2 पॉजिटिव कलर क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट इज कलर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिशन मेटल्स आर मच हार्डर देन दी अल्कली मेटल्स व्हाई। ये क्वेश्चन आपका आया है 2014 कंपार्टमेंट के अंदर, हार्डनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। हार्डनेस, अगर कभी हार्डनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, ये देखिए अभी तो कंपैरिजन है ट्रांजिशन मेटल में एंड अल्कली मेटल में, डी ब्लॉक की मेटल में एंड एस ब्लॉक की मेटल में। कई बार ऐसा हो सकता है कि सिर्फ डी ब्लॉक की मेटल्स के अंदर ही कंपैरिजन आ जाता है, तो आप कैसे याद रखोगे। जो हार्डनेस है वो डिपेंड करती है मेटालिक बॉन्डिंग पे, क्योंकि बीच में मेटालिक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, और मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, और उतने ही ज्यादा वो एलिमेंट क्या रहेगा, हार्ड रहेगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं
तो ट्रांजिशन मेटल्स के पास बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी मेटालिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। मेटालिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है तो क्या होता है, तो बहुत हार्ड होते हैं। अल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूं मैं, तो उनके पास अनपेयर्ड नहीं होते। अल्कली मेटल्स एस ग्रुप 1 एक अनपेयर्ड, तो मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग, तो वो भी बहुत सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती है कि उनको चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट Ca इज नॉट, व्हाई? ये भी क्वेश्चन बड़ा बनता है भाई, एक एलिमेंट ट्रांजिशन है, एक ट्रांजिशन नहीं है, तो ट्रांजिशन किसे बोलते हैं पहले ये समझो। ट्रांजिशन को मैं डिफाइन कैसे करूंगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स are those elements which have partially filled d orbital in their ground state or in some oxidation state or excited state। मींस क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं हम, किसे कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, which have partially filled d orbital, जिनका d orbital क्या होता है, partially filled होता है, जिनके d orbital में कुछ कमी हो, चाहे एक की कमी हो चाहे कितनी भी कमी हो, बट कमी होनी चाहिए। मतलब d1 से d9 तक अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं स्कैंडियम की, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है Ar18 3d1 एंड 4s2, एंड कैल्शियम की अगर मैं बात करता हूं सो Ar18 4s2। तो स्कैंडियम के पास d में एक इलेक्ट्रॉन है, जब इसके पास d में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कंसीडर किया जाएगा, ट्रांजिशन कंसीडर किया जाएगा। कैल्शियम के पास नहीं है d में कोई भी इलेक्ट्रॉन, d नहीं है, तो इसको ट्रांजिशन कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर आयन इज नॉट नोन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्चुअल में ये इस तरह से है, Cu1 पॉजिटिव आयन इन नॉट नोन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो कौन सा नोन है, Cu2 पॉजिटिव है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2010 में आया है, 11 में आया है, 15 में आया है, चांसेस है कि 19 में भी आ जाए। इसके अलावा क्वेश्चन इस तरह से भी आया है, Cu2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Cu1 पॉजिटिव, या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या मतलब है इसका, कैसे हम इसको करने वाले हैं। देखिए, अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात है, एक्वस सॉल्यूशन की अगर बात हो जाती है किसी भी मेटल की, तो यहां पे रोल प्ले करती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। कौन रोल प्ले करती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल। क्लियर, अगर किसी मेटल का एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हो, उसमें से एनर्जी जो रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ग्रेटर द हाइड्रेशन एंथैल्पी मोर विल बी द स्टेबिलिटी, या ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी भी होगी। अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, ये है आपका Cu पॉजिटिव। Cu पॉजिटिव की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो 600 किलो जूल पर मोल समथिंग होती है, एंड Cu2 पॉजिटिव की जो होती है वो होती है 2000 किलो जूल पर मोल। तो आपको दिख रहा है किसकी 600 है, इसकी 2000 है। जिसकी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी वो ज्यादा स्टेबल, इसी वजह से Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक्वस सॉल्यूशन में Cu1 पॉजिटिव नहीं होता। एंड अगर आपने कभी Cu1 पॉजिटिव डाला भी, अगर आपने कभी Cu1 पॉजिटिव आयन बनाया तो वो अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपने आप ही Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से दिख रहा है, Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और यहाँ पे +2 होगी, यहाँ पे 0 होगी। बढ़ भी रही है, घट भी रही है। ये कौन सी रिएक्शन है, जब +1 से +2 होगी है
जब प्लस वन से जीरो हो गई है, इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है, इन रिएक्शंस को बोला जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी शो करता है और रिडक्शन भी शो करता है। क्यों किया इसने? क्योंकि Cu1 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, Cu2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाई? 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन हो जाता है, किसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर किया जाता है, इसको नहीं किया जाता, क्यों? तो समझिए एक बात भाई, जिंक, और मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, आपको अच्छी जानी चाहिए। 30 है Ar 18 3d 10 4s2। एंड दूसरा मैंने कहा था कि इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो जिंक की होती है वो होती है Z2 पॉजिटिव 30, 2 पॉजिटिव मतलब 2 नेगेटिव करने हैं आपने आउटर मोस्ट से, या सिरीफ से निकाल लो, सिरीफ यानी S0। तो ये है इसकी ग्राउंड स्टेट, ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दोनों ही स्टेट में इसके D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। कितने हैं? 10। और ट्रांजिशन किसे बोलते हैं हम? जिसके D में कुछ ना कुछ कमी हो, और इसका D फुली फिल्ड है, और जब इसका D फुली फिल्ड है तो इसको हम ट्रांजिशन कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैंडियम डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, गिव रीजन। स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? Ar 18 3d1 4s2। वेरिएबल मतलब विभिन्न तरह की, अलग अलग, बहुत ज्यादा, वो इसमें पॉसिबल नहीं है, जबकि कई में पॉसिबल है, लाइक मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन शो करता है? जिनके पास वेरिएबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो, अलग अलग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी, बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी। इसके पास इतना है ही नहीं, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास जो डोनेट कर सकता है सिर्फ 2 और 1 3। अगर स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ हो जाती है, देन Ar 18 3d 0 4s 0। एंड Ar 18 यहां पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ गई? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा क्या हो चुका है? बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुका है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो चुका है? इम्पॉसिबल हो चुका है। ऑक्सीडेशन स्टेट तभी शो करेगा अगर इलेक्ट्रॉन को दे, ये इलेक्ट्रॉन को तब दे जब हो है, बट नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है, तो इस वजह से नहीं दे सकता, बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन कर ली है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मैटर जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ये क्वेश्चन आपका 2014 कंपार्टमेंट के अंदर आया हुआ है। बताइए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्या होता है? दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। इसकी वजह से क्या होती है? ड्यू टू which dd ट्रांजिशन इज पॉसिबल। एंड दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, या दे शो कलर्ड। ठीक है कि नहीं? एंड हाउ, कैसे शो करते हैं? एक्चुअली में होता क्या है कि वो विजिबल रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड इस तरह से वो कलर शो करते हैं, एंड कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ ऐसा कंसेप्ट होता है इनका। बाकी अभी सिर्फ ये पूछा गया कि क्यों शो करते हैं, तो इस वजह से शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज जनरली इंक्रीज इन डेंसिटी फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर। ये क्वेश्चन आपका 2012 के अंदर आया हुआ है कि जब हम टाइटेनियम से कॉपर की तरफ बढ़ते हैं तो डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन 2012 में, ऐसा समझिए, इस बात को ध्यान से समझिए। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। तो क्या हो रहा है? जब मैं लेफ्ट राइट जा रहा हूं, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है? इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज करेगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इनवर्ड पुल
फील करेंगे, उनको अंदर की तरफ क्या होगा, खिंचाव महसूस होगा। और जो साइज है, एटॉमिक साइज जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगली बात करें मास, लेफ्ट राइट जब जाएंगे एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। अब इसमें वॉल्यूम घट भी रहा है, मास बढ़ भी रहा है, दोनों बात अच्छी हो जा रही है, तो दैट्स व्हाई इसकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज कैटलिस्ट, गिव रीजन। 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर एक ही है डी ब्लॉक के लिए, क्या है। वैसे अगर आपने देखी हो रिएक्शंस, मैक्सिमम रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं ना वो डी ब्लॉक के ही होते हैं मैक्सिमम। रीजन क्या होता है, रीजन यही है कि अनपेयर्ड वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इनका डी ऑर्बिटल क्या रहता है, वैकेंट रहता है, तो किसी एलिमेंट को अगर इलेक्ट्रॉन देने हैं तो ये ले लेते हैं, एक कंपाउंड बना लेते हैं। अगली बात करें, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये दे भी सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी। और तीसरी बात, इनका साइज भी क्या रहता है, बहुत स्मॉल रहता है, बहुत छोटा साइज है, जिसकी वजह से आसानी से कहीं भी फिट हो जाते हैं। एंड ये तीन फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसी वजह से बहुत अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड जनरली एग्जिबिट अ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, गिव रीजन। कैसे करेंगे, अब देखिए मैग्नेटिक करैक्टर की बात करें तो 5 तरह का मैग्नेटिक करैक्टर है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। बट इस यूनिट में डीएनएफ ब्लॉक में जो हमने मैग्नेटिक करैक्टर डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया है पैरा एंड डाय। पैरा क्या होता है, विच आर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड डायमैग्नेटिक क्या होता है, विच आर रिपल्सिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। एंड एक शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है यूपी, एंड डी के लिए पीएचडी। यूपी मतलब अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर किसी के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। सिंपल समझा ना, अगर कोई सिंगल है तो वो अट्रैक्ट होगा लड़कियों से, यानी और अगर कोई पेयर्ड है, शादीशुदा है, वो चाहे भी तब भी नहीं हो सकता, घर भी तो बस आना है भाई, समझ रहे नहीं समझ रहे हो। अगर एक बंदा है सिंगल तो वो अट्रैक्शन शो करेगा, और अगर कोई है जोड़ा तो वो अट्रैक्शन शो नहीं कर सकता। अब रही बात ट्रांजिशन मेटल्स की, तो ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं, जिनके डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो, जिनके डी ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ कमी हो, कुछ ना कुछ कमी हो मतलब उनके डी ऑर्बिटल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होंगी, पैरामैग्नेटिक होंगी, तो यही इसका आंसर भी होगा। ट्रांजिशन मेटल्स हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, they have unpaired electron, that's why they are paramagnetic in nature। तो ये था जी हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट 1। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही है, अच्छी लगी है। बस एंड में यही बोलना चाहूंगा कि अब आपके सपोर्ट की जरूरत है, 3-4 छोटे-छोटे काम कर दीजिए, वीडियो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक से बनाएं, ये वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो जरूर कीजिए, आने टाइम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।